12 बिलियन डॉलर्स की डील, 13,000 करोड़ का प्रॉफिट और 15 से 20% का सैलरी ग्रोथ एक इंडियन एमएनसी में जिसका नाम है टीसीएस, जिसको 3 महीने पहले 2 महीने पहले लोग गालियां दे रहे थे, जिसको ये कह रहे थे कि ये कंपनी की ग्रोथ रुक चुकी है, आईटी कंपनी बंद हो जाएंगी, और कंपनी ने 25% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि हाईएस्ट इंडस्ट्री है आईटी के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बढ़िया ग्रोथ, इतने बढ़िया चैनलाइज सिस्टम से गुजर रही है कंपनी और फिर भी फायरिंग कर रही है? कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण कंपनीज को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। चीज़ वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, कंपनी ने खुद, और मैं कहूँगा प्रमोटर्स ने या मैनेजमेंट ने खुद आके इन चीज़ों को डिफाइन किया है। ये कोई किसी यूट्यूब से बनाई हुई चीज़ नहीं है, जैसे यूट्यूबर्स ने कहा एआई के कारण फायरिंग हो गई। ये सारी फजूल की बातें। कंपनी को समझने के लिए कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है। तभी तो लोग 90% फेल हो जाते हैं ईआरपी के अंदर, चाहे कोई भी है, सेल्सफोर्स के अंदर, एसएबी के अंदर। क्यों होते हैं फेल? क्योंकि वो व्हाट इज़ पढ़ते हैं, हाउ इट इज़ बिन डन नहीं पढ़ते और वेयर इट इज़ बिन इम्प्लीमेंटेड नहीं पढ़ते। बिजनेस स्ट्रक्चर पढ़ना सीखो, बिजनेस मॉडल पढ़ना सीखो। अब टीसीएस एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा जायंट है। इसके अंदर हम 4 फैक्टर कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और क्या आगे जाके हायरिंग होगी, फायरिंग होगी, और ये रीस्ट्रक्चरिंग है क्या। चलिए एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। पहले अब मैं आपको 4 ऐसे बड़े पॉइंट बताता हूँ कि टीसीएस के अंदर चल क्या रहा है और क्या बड़ी गेम खेली जा रही है ताकि कंपनी को आगे लेके जाएगा। अब जो पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। सबसे पहला पॉइंट है हाउ एआई विल डिलीवर ट्रू वैल्यू फॉर द क्लाइंट। अगर हम एआई इंप्लीमेंट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो वो क्लाइंट के लिए ट्रू वैल्यू कैसे इंप्लीमेंट करेगी और क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिट होगी। सबसे पहला पॉइंट हम ये कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है व्हाट काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग टीसीएस इज गोइंग ऑन। क्या चल क्या रहा है, हायरिंग चल रही है, फायरिंग चल रही है, किस तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, क्या सोच रही है मैनेजमेंट। क्योंकि एआई के बेसिस पे ये चीज़ें चल रही हैं और कैसे चल रही हैं इस चीज़ को मैं डिफाइन करूंगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, डिमांड फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट पैसा कहाँ खर्च रहा है, वेयर द क्लाइंट इज स्पेंडिंग मनी इन अ कंसल्टेंसी। इस चीज़ को भी बहुत बारीकी से कवर करेंगे और आपको और बढ़िया तरीके से बताएंगे वेयर क्लाइंट इज स्पेंडिंग मनी, जहाँ पे कंसल्टेंसी की बात आ जाती है। और थर्ड पॉइंट जो कि सबसे वैल्यूएबल है इस वीडियो के अंदर, इफ़ दे आर हायरिंग, वेयर दे आर हायरिंग, हाउ दे आर हायरिंग इन द फ्यूचर, और क्या उनके प्रोग्राम्स हैं और क्या उनके प्लान्स हैं फॉर हायरिंग। चलिए एक एक करके सब पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाउ एआई विल डिलीवर ट्रू वैल्यू फॉर द क्लाइंट। अब सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा हम एआई को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे। अगर मान लो हमने कोई जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, क्लाइंट साइड पे, उसके ऊपर तो ये इंप्लीमेंट कर दिया हमने बहुत बढ़िया तरीके से, और उनके जो यूज़र्स हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको भी बता दिया कि आपको ये इंप्लीमेंटेशन करनी है और आप कर दो। ठीक है, क्लाइंट मान जाएगा कि ठीक है आप इंप्लीमेंट कर दो, लेकिन क्या वो क्लाइंट के लिए आउटपुट लेके आएगा? क्वेश्चन ये है। नहीं। टीसीएस के सीईओ ने ये चीज़ डिफाइन की है कि जब हम एआई को इंप्लीमेंट करेंगे, जो उनकी तरफ से जो चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल क्लाइंट साइड भी कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, क्लाइंट साइड भी डेटा आ रहा होगा, क्लाइंट साइड भी जो भी एपीआईज जो भी चीज़ें वो कलेक्ट कर रहे हैं एंड गैदरिंग इन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, वो भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने एंड से एआई इंप्लीमेंट कर दें और उनका जो चीज़ें चल रही हैं वो वैसी चलती रहें जैसे चल रही हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर और क्लाइंट साइड चैनल्स एज वेल, ताकि जो भी डेटा, क्योंकि एआई इज ऑल अबाउट डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लिनजिंग और डेटा को ऑप्टिमाइज करने का काम है। तो अगर क्लाइंट साइड से जो इनपुट आ रही है वही सही नहीं आ रही है, वही उतनी एफिशिएंट नहीं आ रही है, वही स्केलेबल नहीं है, तो आपका एआई इंप्लीमेंटेशन जीरो है। अगर क्लाइंट $10 बिलियन इनको देने के लिए तैयार है साल के अंदर, और वो $10 बिलियन खर्चने के लिए इसलिए तैयार है कि अगर मेरा ये पर्टिकुलर चीज़ ऑटोमेट हो जाती है तो मेरा जो मार्जिन है वो 25 से 30% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वो मार्जिन और इंक्रीज तभी होगा अगर जो इनपुट आ रही है क्लाइंट साइड से वो भी एफिशिएंट हो। तो उन्होंने ये समझाया कि जो एफिशिएंसी है जो क्लाइंट साइड वो भी बढ़ानी पड़ेगी। रादर देन स्पेंडिंग ऑन आवर सॉफ्टवेयर, दे हैव टू स्पेंड ऑन देयर सॉफ्टवेयर एज वेल, एंड उस सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए भी हमें भी काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम बढ़ने वाला घटने नहीं वाला। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द एआई की जो ट्रू वैल्यू है क्लाइंट के लिए क्या है। तो क्लाइंट साइड जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और जो नई टेक्नोलॉजीज इनके सॉफ्टवेयर के अंदर डालनी है उसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और जो नई चीज़ें चल रही हैं उसके साथ अपग्रेड कैसे करना है उसको भी आपको क्लाइंट को समझाना पड़ेगा। तो बिलिंग आने वाले टाइम में आईटी कंपनीज की बढ़ने वाली है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका मैंने क्लियर कर दिया। सेकेंड पॉइंट आपका यह है कि व्हाट काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग इज गोइंग ऑन इन द टीसीएस। अब रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी जब कोई नया सेगमेंट शुरू करती है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मुझे आज कोई रेस्टोरेंट शुरू करना है, ठीक है, मैं अपनी कंपनी का रेवेन्यू कुछ ना कुछ घटाऊंगा, मैं कोई 3-4 ऐसे फालतू के लोग निकालूंगा जो काम नहीं कर रहे हैं कुछ सालों से या कुछ महीनों से, जो शायद मुझे लगता है कि मुझे 2 लोगों की जगह पे एक बंदा भी काम कर सकता है और मुझे उसकी जो सैलरी देनी पड़ रही है वो मैं वहाँ पे स्पेंड करता हूँ। तो रीस्ट्रक्चरिंग इसको कहते हैं कि एक सेगमेंट को एम्पावर करने के लिए दूसरे सेगमेंट को लोअर डाउन करना। और लोअर डाउन ऐसा नहीं कि आपका रेवेन्यू इंपैक्ट करे, आपके क्लाइंट सफ़र करें और आपके प्रोजेक्ट सफ़र करें। तो इसके लिए टीसीएस क्या कर रही है, अगर आप उनकी वर्डिंग सुनो, चाहे किसी भी चैनल से सुनो, चाहे उनकी न्यूज़ सुनो, जब उन्होंने फायरिंग करी थी कि वी आर फोकसिंग ऑन फायरिंग अपर मैनेजमेंट,
सीनियर मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट। और लोअर वाले जो सेगमेंट्स हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, जैसे डेवलपर हैं, सीनियर डेवलपर्स हैं और टेस्टर्स हैं, इनको कोई स्किलफुल जो रेजीम है, जो स्किल्ड रेजीम है, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनको तो ट्रेन करना है इनको, नहीं तो दोबारा हायरिंग करनी पड़ेगी और दोबारा हायरिंग करेंगे ये। बट जो मैनेजमेंट है, अब क्या होता है कि जो बंदे 15 साल से, 30 साल से, 20 साल से किसी कंपनी के अंदर बैठे हैं, तो कंपनी उसको टाइम देती है 2 महीने का, 3 महीने का, कि भाई साहब ये चीज़ सीखो। और जब भी आप इनपुट दे रहे हो किसी क्लाइंट को, तो बताइए कि आप क्या इनपुट दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैनेजर हूँ TCS के अंदर, और मेरे साथ एक $400 मिलियन की डील चल रही है, $1.5 बिलियन की डील चल रही है, और मैं क्लाइंट को बताने के लिए इनएफिशिएंट हूँ। मैं इनपुट नहीं दे पाया क्लाइंट को कि मैं कैसे आपके प्रोडक्ट को एनहांस कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ AI और विद हेल्प ऑफ जेन AI और एजेंटिक AI, वॉट एवर इट इज़। तो मैं जब कंपनी मेरे से रिव्यू पूछेगी कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ, आपने क्या पूछा और क्लाइंट ने क्या बताया और क्या क्या चीज़ें हुई और क्या रिसोर्स शेयर हुए क्लाइंट के साथ, तो जब मैं उनको इनपुट दूंगा कि मैंने इस तरीके से बताया था, उनको ये चीज़ें बताई थी, और मेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होगी, तो उनको पता लग जाएगा कि इसने क्लाइंट को जो इनपुट दी है वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी विद रिस्पेक्ट टू AI, जो हमने इसको ट्रेन किया है विद इन 2 to 3 months। अब जो मिडिल मैनेजमेंट, जो 15 साल से बंदा काम कर रहा है, जो 20 साल से काम कर रहा है, जो कम से कम 25 साल से काम कर रहा है, वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको 5-6 साल से ना आदत पड़ चुकी है कि ये तो फालतू कंपनी है, फ्री में पैसे देती है, तो अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करो रादर देन ऑन कंपनीज वर्क। अगर आप जॉब कर रहे हो तो नखरा क्या, तो काम तो करना ही पड़ेगा दोस्त। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। कंपनीज आज के टाइम में, चाहे वो विप्रो है, TCS है, टेक महिंद्रा है, कोई भी कंपनी है, तो इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब, अगर कोई न्यूज़ आती है आने वाले टाइम में कि AI ने निकाल दिया, AI की वजह से आप निकले हो कि AI को आप सीख नहीं पाए, आप नए सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट नहीं कर पाए, इसी कारण आप निकले हो, और कोई कारण नहीं आपके उस इकोसिस्टम से निकलने का। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं आपके थर्ड पॉइंट पे चलता हूँ। डिमांड्स क्या हैं क्लाइंट्स, वेयर क्लाइंट इज स्पेंडिंग, पैसा कहाँ खर्च रहा है। अब देखो, जो क्लाइंट की स्पेंडिंग है, उन्होंने साफ, मैं आपको क्लिप बताता हूँ, ये देखो क्लिप देखो इसके अंदर। फर्स्ट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर कस्टमर्स आर स्पेंडिंग मनी, राइट? Like Kriti said earlier, there is run optimization which is happening, which is where it's all about productivity and efficiency. Then there is transformation. There are 3 types of transformations our customers are embarking on. One is transformations which are enterprise transformations, things that we have been doing for a decade. Whether it's the cloud modernization, data modernization, implementation of enterprise systems like SAP, Salesforce, right? So those things are continuing, and there is demand for those services, right? So we continue to build those niche skills. The next one is modernization that Kriti touched upon. That's again a huge opportunity, because with AI, you can actually solve for tech debt faster, better, and also cheaper. So those programs are coming up, and again there is a lot of AI. You need the knowledge of the legacy technologies, plus you need the AI talent. That's coming together. The third type of transformation are what we call the pure play AI transformation programs, which are the business impacting programs that Kriti alluded to earlier, where again there are different skills. So with the rapid change in technology, there are new skills coming into play, but a large part of the new services, whether it's cyber, cloud, and everything that I talked about, we're continuing to build skills in-house and also hire for niche skills. The other color to this is that we are also investing in more advisory talent, right? More consulting and advisory type of skills, because you want to shift more to the right in terms of how you engage, because with AI, you need to really help them reimagine what they do, their workflows, the process. So we're bringing the higher, experts with consulting and advisory skills. So we are continuing to, 2 cadres of talent intake. One is on the fresh campus hires. We hired more than 44,000 last year, and we already have 25,000 offers which are already given out for this year. That's on the entry level, campus hires. On the experienced professionals, again, we hired a significant number last year. अब वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि क्लाइंट की जो स्पेंडिंग है वो 4 सेगमेंट्स में ज़्यादा आ रही है। सबसे पहले क्लाउड स्टोरेज। ये क्लाउड की जो स्टोरेज है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए जब भी उनको चाहिए। तो क्लाउड स्टोरेज जो भी कंपनीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा रिसोर्स क्लाउड स्टोरेज पे लग रहा है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर लग रहा है, क्लाउड स्टोरेज पे लग रहा है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर क्लाउड रिलेटेड चीज़ें हैं। सेकेंड चीज़ जो आ जाती है, डेटा ऑप्टिमाइजेशन।
अगेन ये दोबारा से आ गई कि हमारा जो डेटा है उसको राइट चैनलाइज किया जा रहा है फॉर इंक्रीजिंग द कंपनी रेवेन्यू, फॉर इंक्रीजिंग द बिजनेस, और हमारे क्लाइंट्स का जो डेटा है उसको दिखा के हमें फ्यूचर प्रोडक्शन मिलेंगी या नहीं मिलेंगी कि कंपनीज कैसे काम करती हैं, बिजनेस कैसे काम करें। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी, उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। और चौथी चीज़ जो उन्होंने कहा है कि ERP, क्योंकि जब भी कोई चीज़ को चैनलाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म्स चाहिए। तो प्लेटफॉर्म क्या है? सेल्सफोर्स है, SAP है, ServiceNow है, ऐसे जो HubSpot है, जितने भी छोटे छोटे या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो आपके बिजनेस को इंटैक्ट करके रखते हैं, जो आपके रिसोर्सेज को इंटैक्ट करके रखते हैं, इनकी हाई डिमांड है। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर क्लाइंट हाईली स्पेंड कर रहा है। एंड TCS सिर्फ 1.5 से 2 साल हुए हैं ये सेल्सफोर्स के ऊपर स्पेंडिंग शुरू की है। पहले इन्होंने नहीं की थी बिकॉज बिलिंग बहुत ज़्यादा थी और TCS के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। सो एंड उन्होंने स्पेसिफिकली ये लाइन बोली है कि दे आर गोइंग टू हायरिंग फॉर द नीश स्किल्स। ठीक है जी, तो इस चीज़ का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि वो कौन कौन से नीश स्किल्स हैं। जैसे ब्लॉकचेन है, ठीक है, क्लाउड है, और ERP सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आपको बढ़िया तरीके से एनहांस करना पड़ेगा। एज अ मैनेजर अगर आप कंपनी के अंदर कंसल्टेंट भी हायरिंग मतलब हायर हुए हो या फिर कुछ भी हायर हो रहे हो, तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए इन सॉफ्टवेयर का। कम से कम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आप डेवऑप्स के सॉफ्टवेयर हैं, जो एनालिटिकल सॉफ्टवेयर हैं, जो ERP सॉफ्टवेयर हैं, ये सभी का आपको कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये काम कैसे करती है और कौन सा सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है और किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, क्योंकि हर कंपनी के लिए सेल्सफोर्स नहीं है। हर छोटी कंपनी के लिए अगर आप जाओगे तो छोटे सॉफ्टवेयर ERP सॉफ्टवेयर हैं। कुछ कंपनीज के लिए सेल्सफोर्स बहुत अच्छा है, कुछ कंपनीज के लिए SAP बहुत अच्छा है, कुछ कंपनी के लिए ServiceNow बहुत अच्छा है। अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप बता पाओगे। तो कंसल्टेंट्स को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए बिफोर गिविंग कंसल्टेंसी। अब लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, व्हाट दे आर हायरिंग, ये हायरिंग किस चीज़ की कर रहे हैं। अब उनका जो फोकस है, मेन फोकस है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हो कि किस चीज़ की वो हायरिंग कर सकते हैं। देखो, It's all about productivity and efficiency. Then there is transformation. There are 3 types of transformations our customers are embarking on. One is transformations which are enterprise transformations, things that we have been doing for a decade. There is the cloud modernization, data modernization, implementation of enterprise systems like SAP, Salesforce, right? So those things are continuing and there is demand for those services, right? So we continue to build those niche skills. The next one is modernization that Kriti touched upon. That's again a huge opportunity because with AI, you can actually solve for tech debt faster, better and also cheaper. क्लिप के अंदर उन्होंने साफ साफ शब्दों में किया, जब इन्होंने वीडियो ये जिस भी चैनल के अंदर आप जाओगे, जिस भी इंटरव्यू इनकी देखोगे, तो इन्होंने मिड लेवल, सीनियर लेवल और सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट को हिट किया है फॉर द जॉब्स। अब इनको बंदे तो फुलफिल करने पड़ेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने 12,000 15,000 लोगों को निकाल दिया और उनमें से इनकी डिमांड नहीं होगी। तो जो एडवाइजरी के लोग, एडवाइजरी मतलब कंसल्टेंट्स हो गए, जो टेक्नो मैनेजर्स हो गए, उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़नी। फंक्शनल मैनेजर का काम खत्म होने वाला है, फंक्शनल कंसल्टेंट का काम खत्म हो चुका है। अगर आप टेक्निकली ओरिएंटेड नहीं हो, यू वॉन्ट गेट स्पेस इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये सबसे पहले आप जान लो, जितनी बढ़िया तरीके से जान लोगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए। और ऑलरेडी TCS के, जैसे आपने सुना कि TCS के CEO ने कहा और कि हम वी आर गोइंग टू हायर 25K प्लस फ्रेशर्स, मास हायरिंग भी स्टार्ट होने वाली है TCS की तरफ से। और ये मास हायरिंग डेलॉयट भी कर रहा है इंडिया के अंदर। सेकंड है तो 30 to 40K, 70 से 80 हज़ार उनको स्किल्ड वर्कर भी चाहिए, जिनका एक्सपीरियंस 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, जो TCS में आना चाहता है। बिकॉज फायरिंग रीस्ट्रक्चरिंग में हुई है। अब अपग्रेडेशन के लिए जो उनको लोग चाहिए वो तो चाहिए ही ना हर कंपनी को। TCS इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जो सबसे ज़्यादा हायरिंग करेगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया हो और रियल वैल्यू मिली हो कि क्यों TCS हायर कर रही थी, फायर कर रही है, रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है और चल क्या रहा है IT के अंदर। तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर हमें हाथ फेरना है, हमें काम करना है और बढ़िया तरीके से एक बढ़िया ऑफर लेटर पंच आउट करना है और आगे सीखते रहना है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपका हाल भी ऐसे ही होगा जैसे आज 12-15 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों का होगा। अगर आपको जानना है कि सेल्सफोर्स के अंदर एंड टू एंड फ्रॉम फ्रेशर टू टेन्योर एक्सपीरियंस किस तरीके से रोड मैप क्या है, तो ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड है यूट्यूब के अंदर, बहुत बढ़िया वीडियो है, आप देख सकते हो उस वीडियो को। और अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, लॉयर हो या फिर BCom हो, आपको कैसे जॉब मिल सकती है सेल्सफोर्स के अंदर, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस।